ये बात साल 2020 की है जब नेपाल से दिल्ली दो लड़कियां आती हैं निर्मला और संगीता रोजगार की तलाश में। दिल्ली में घूमती हैं, रोजगार ढूंढती हैं, लेकिन चूंकि ये लॉकडाउन का समय था उनको कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। धीरे धीरे करके उनके पैसे जो पास में थे वो खत्म होने लगते हैं और अंत में हार करके ये दोनों फैसला लेती हैं कि अगर यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, अब वापस नेपाल की तरफ चलते हैं। फैसला हो जाता है, ये रेलवे स्टेशन पहुंचती हैं और अपने ट्रेन का इंतजार करने लगती हैं। बिल्कुल रुआसी थी, मायूस थी, थोड़ी रोने जैसी शक्ल थी। इसी बीच उनके ही देश की रहने वाली एक महिला जिसका नाम निर्मला था, वो इनको स्टेशन में मिल जाती है। वो इनको देखती है, इनका हालचाल पूछती है और सारी बात को समझने की कोशिश करती है। अपने देश के लोगों को पा करके ये दोनों रोने लगती हैं और रोते रोते अपनी सारी बात बताती हैं कि किस तरीके से वो नेपाल से भारत आई रोजगार की तलाश में, रोजगार नहीं मिला, पैसे खत्म हो गए और अब मायूस होकर के वापस अपने देश जाना चाहती हैं। इनकी बात को सुनकर के वो महिला कहती है कि अगर तुम्हें रोजगार चाहिए तो तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बेहतर रोजगार भी दिला सकती हूँ, रहने के लिए घर दिला दूंगी, खाने के लिए भी मिल जाएगा और कपड़े भी मिल जाएंगे। ये बात सुनकर के दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं और एक दूसरे की तरफ जो है बहुत ही खुशी से देखने लगती हैं। उसके बाद जब ये महिला ये बताती है कि तुम्हें जो सैलरी मिलेगी वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीना मिलेगी, तो ये सुनने के बाद ये दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं। लेकिन चूंकि इनके पास में कोई भी विकल्प नहीं था, तो ये अपने देश की उस महिला की बात को मानती हैं और उसके पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ती हैं। बात जैसा कि तय हुआ था कि रहने के लिए मकान मिलेगा, मिल जाता है, सारी व्यवस्था मिल जाती है, 1.5 लाख रुपए सैलरी भी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इन दोनों लड़कियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ये दोनों काम करने लगती हैं और धीरे धीरे करके अपने लिए ही नहीं बल्कि उस महिला के लिए भी ये करोड़ों रुपए जमा करवाती हैं। और देखते ही देखते तकरीबन 4 साल के भीतर में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई ये उन महिला को कर करके देती हैं। और उसके बाद साल 2025 में कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों महिलाएं पुलिस की गिरफ्त में आ जाती हैं। क्या कुछ हुआ था इन सारी चीजों के पीछे पिछले 4 सालों में? क्या कौन सा काम उनको ऐसा मिला जिसमें 1.5 लाख रुपए उनको महीने की सैलरी मिल रही थी? और क्या हुआ जिसकी वजह से वो सलाखों के पीछे चले गई? आज इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये मामला है अगस्त 2025 का, जब मुरादाबाद की रहने वाली एक सरकारी शिक्षिका, जिसके पति की कुछ समय पहले मृत्यु हो जाती है, रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचती है, अपने स्कूल पहुंचती है और वहां पे उसके जो दोस्त होते हैं, सहकर्मी होते हैं, उसको समझाते हैं कि आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई है, अब आपको जो है अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अभी भी सोचेंगी तो आपको कोई ना कोई बेहतर लड़का मिल जाएगा और अगर आप शादी कर लेंगी तो शायद आपका जीवन जो है वो बेहतर बीतने लगेगा। काफी टाइम से महिला शिक्षिका को इस तरीके के ऑप्शंस जो है उसके जानने वालों से, उसके रिश्तेदारों से मिल रहे थे, लेकिन कभी भी वो इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती थी। लेकिन जब उसके साथ काम करने वाले लोगों ने भी उसको इस तरीके से समझाना शुरू किया, तो उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। स्कूल से वापस घर आती है और मैट्रिमोनियल साइट पे सारी.com पे अपनी एक प्रोफाइल बनाती है और प्रोफाइल बनाने के बाद में उसको अपलोड कर देती है। प्रोफाइल अपलोड होने के कुछ ही घंटों के बाद में उस महिला शिक्षिका के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति कांटेक्ट करता है जो अपना नाम आरव सिंह बताता है और कहता है कि मैंने आपकी प्रोफाइल को मैट्रिमोनियल साइट पर देखा है, मुझे आपका प्रोफाइल काफी इंप्रेसिव लगा है। मैं चूंकि भारत का ही रहने वाला हूं, लेकिन मैं पला बड़ा अमेरिका में हूं, अमेरिका में काम करता हूं, लेकिन अब मैं अमेरिका नहीं रहना चाहता हूं। अब मैं वापस भारत आना चाहता हूं और भारत की ही किसी लड़की के साथ में शादी करना चाहता हूं। तो अगर आपको मेरा प्रोफाइल अच्छा लगे तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। महिला शिक्षिका उस व्यक्ति के प्रोफाइल पर जाती है, प्रोफाइल को देखती है और काफी इंप्रेस हो जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद यही वो व्यक्ति था जिसकी तलाश उसको थी, या शायद यही वो व्यक्ति था जिसके आने के बाद में उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को जानने समझने लगते हैं, एक अच्छी दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में, काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से। एक दिन महिला शिक्षिका को एक फोन कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से बात कर रहे हैं और आपके नाम से अमेरिका से एक पार्सल आया हुआ है जिसे आपको रिसीव करना होगा। महिला चौंक जाती है कि आखिर उसके नाम से अमेरिका से पार्सल किसने भेजा है। जब वो ये पूछती है कि पार्सल भेजने वाले का नाम क्या है, तो वहां से बताया जाता है किसी आरव सिंह, डॉक्टर आरव सिंह ने आपको ये पार्सल भेजा है। महिला खुश हो जाती है कि हो सकता है कि शायद आरव सिंह ने उसके लिए कुछ तोहफा भेजा होगा। इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो आरव को मैसेज करती है कि क्या तुमने मेरे लिए कोई पार्सल भेजा है। बदले में आरव सिर्फ एक स्माइली का इमोजी भेज देता है। महिला शिक्षिका समझ जाती है कि ये पार्सल उसकी तरफ से ही आया है। दोबारा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कॉल आती है। कॉल को रिसीव करने के बाद में महिला को बताया जाता है कि इस पार्सल को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। आप अपनी फॉर्मेलिटीज जो है अगर पूरी कर देंगे तो ये पार्सल आपको मिल जाएगा। महिला अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कराती है, अपना एड्रेस कंफर्म करती है, अपने आधार कार्ड नंबर और बाकी डिटेल सारी चीजें उनको बताती है। बताने के बाद में वो एयरपोर्ट से ये कहा जाता है कि जल्द ही हमारे विभाग से आपको एक कॉल जाएगी और आपका पार्सल आपके दिए हुए एड्रेस पे मिल जाएगा।
थोड़ी देर के बाद में एक दूसरी कॉल आती है एक दूसरे व्यक्ति की तरफ से। उसमें बताया जाता है कि चूंकि आपके पार्सल को हम खोल नहीं सकते हैं, लेकिन मशीन से स्कैन करने के बाद में हमने इसमें देखा है कि इसमें काफी कीमती सामान है। इसमें गोल्ड की ज्वेलरीज है, सोना है और हीरे की अंगूठी है और कुछ इसमें अमेरिकन कैश भी है, जिसकी कीमत तकरीबन तकरीबन हम 50 लाख रुपए के करीब में लगा सकते हैं। तो ये 50 लाख रुपए का पार्सल है। इसको लेने के लिए अब आपको कस्टम विभाग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें आपको तकरीबन 30,000 रुपए खर्च करने होंगे। महिला इस बात को सुन के थोड़ी चौंक जाती है और कहती है कि अगर आप मुझे पार्सल देना चाहते हैं तो आप मुझे पार्सल दे दें, और जब पार्सल मुझे मिल जाएगा तो मैं ये 30,000 रुपए जो है वो जमा कर दूंगी। लेकिन उधर से जवाब में ना मिलता है और कहा जाता है कि फॉर्मेलिटीज पहले होंगी और रकम पहले जमा होगी, उसके बाद ही पार्सल मिल जाएगा। महिला सोचने विचारने के लिए कुछ समय मांगती है। 15-20 मिनट सोचने के बाद वो ये सोचती है कि अगर 50 लाख के पार्सल के लिए, 50 लाख के तोहफे के लिए अगर मुझे 30,000 रुपए खर्च भी करने पड़ रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, मैं इसको दे करके ऐसा कर सकती हूँ। वो आनन फानन में दिए गए अकाउंट नंबर पर 30,000 रुपए भेजती है और 30,000 रुपए भेजने के बाद में उसको यह दिलासा दिया जाता है कि अब आपका पार्सल आपको मिल जाएगा। तकरीबन कुछ घंटे के बाद में एक कॉल आती है, जिसमें कॉल करने वाला अपने आप को कस्टम डिपार्टमेंट का बताता है और कॉल करते ही वो उस महिला को खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है, उसको डांटना शुरू कर देता है कि आपने ये जो पार्सल रिसीव करने के लिए आपने अपना फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किया है, आपको पता भी नहीं कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं। वो व्यक्ति बताता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, आपको पार्सल भेजने वाला जो व्यक्ति है वो कई सारी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो कि देश विरोधी हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप उसके दिए हुए पार्सल को रिसीव कर रही हैं तो आपकी नौकरी भी जा सकती है और आप भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद महिला काफी घबरा जाती है और कहती है कि मुझे अब ये पार्सल नहीं चाहिए, जहां से आया है आप उसे वहां वापस भेज दीजिए। लेकिन कस्टम अधिकारी कहता है कि आपने पैसे जमा कर दिए हैं, आपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी है, तो पार्सल तो अब आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप पार्सल नहीं लेना चाहती हैं तो फिर आपको बाकी की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेगी। वक्त बीते जाता है। तकरीबन 15 दिनों के भीतर 15 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के बीच में उस महिला से फॉर्मेलिटीज कराने के नाम पर और उसको सलाखों से के पीछे जाने से बचाने के नाम पर अलग अलग खातों से तकरीबन 94,16,000 रुपए उससे वसूल लिए जाते हैं। इसमें 3 अलग अलग खाते से, एक खाते से 25 लाख, एक खाते से 16 लाख और दूसरे खाते से भी कुछ रकम। इस तरीके से महिला अपनी सारी जमा पूंजी तकरीबन 95 लाख रुपए उन व्यक्तियों को दे देती है जो कस्टम अधिकारी बन करके और एयरपोर्ट के अधिकारी बन करके उससे बात कर रहे थे। 31 अगस्त आ जाता है, 15 दिन बीत जाते हैं, जमा किए हुए सारे पैसे अलग अलग खातों से वो महिला दे देती है उन लोगों को, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला थमता नहीं है। उसके बाद एंट्री होती है उस आरव सिंह की, जिस व्यक्ति ने महिला को दिलासा दिलाया था कि वो उसके साथ शादी करेगा, उसको बेहतर जिंदगी देगा, बेहतर सपने दिखाएगा। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तुम्हारे कुछ फोटोज हैं जो तुमने मुझे भेजे थे, वो वीडियो कॉल के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। इन फोटोज को तुम एक बार देख लो। अगर इन फोटोज को अगर तुम नहीं चाहती हो कि ये वायरल हो तो फिर तुम्हें मुझे और पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो मैं डीप फेक का इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तुम्हारे सारे फोटोज को वायरल कर दूंगा। अब चूंकि इस महिला के पास में एक भी रुपया नहीं था, 95 लाख रुपए जो उसकी सारी जमा पूंजी थी, उसके पिछले पति की कमाई हुई, उसकी खुद की कमाई हुई, वो इन लोगों को दे चुकी थी। अब उसके पास ना पैसे थे, ना ही कोई विकल्प बचा था। थक हार करके वो नजदीक के पुलिस थाने में जाती है और पुलिस थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराती है। मुरादाबाद पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको साइबर क्राइम पुलिस के पास में जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम पुलिस में मामला दर्ज होता है। मामला दर्ज होने के बाद में पुलिस की छानबीन शुरू हो जाती है और छानबीन करते करते पुलिस को ये समझ में आता है कि इसके पीछे पूरा का पूरा एक गैंग है जो इस तरीके से इन महिलाओं के साथ में ठगी करता है, जो कहीं ना कहीं विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, जिनको किसी जीवन साथी की तलाश है, और इस तलाश में वो कभी कभी जो है ऐसे व्यक्ति के झांसे में आ जाती हैं जो व्यक्ति उनकी जिंदगी के साथ में खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है। तफ्तीश करने के बाद में पुलिस को पता चलता है कि इसमें मणिपुर की एक महिला शामिल है। इसके साथ ही नाइजीरिया का भी एक व्यक्ति शामिल है जो कि मूल रूप से नाइजीरिया का नहीं है, बल्कि उसकी माँ जो है वो भारतीय है, उसके पिता जो है वो नाइजीरिया के हैं। और वो व्यक्ति जो है काफी अच्छी हिंदी भाषा भी बोल लेता है और इंग्लिश भी बोल लेता है और कई सारी भाषाओं पर उसकी अच्छी पकड़ है, जो कि इस पूरे गैंग का लीडर है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। सबसे पहले साइबर क्राइम के द्वारा मणिपुर की उस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उस नाइजीरिया के व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, जाल बिछाया जाता है, मुखबिरों द्वारा खबर लगाया जाता है और काफी मशक्कत के बाद में आखिरकार पुलिस उस व्यक्ति को भी धर पकड़ लेती है। उसके बाद फिर जो नेपाल की जो 2 लड़कियां थी जो साल 2020 में रोजगार के तलाश में भारत आई थी, उनकी भी गिरफ्तारी होती है। वो लोग भी इस पूरे प्रकरण में जो है एक कॉलर का काम करते थे, जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई अगर अगर तलाकशुदा पुरुष अगर कोई इस तरीके की प्रोफाइल बनाता था तो उससे ये महिला बन करके बातें करती थी। अगर कोई
तलाकशुदा महिला या कोई विधवा महिला अगर प्रोफाइल बनाती थी सोशल मीडिया पे या मैट्रिमोनियल साइट्स पे, तो उससे जो पुरुष जो थे उस टीम में वो बातें करते थे और इस तरीके से ये लोग इन लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा करके इनको अपने झांसे में लेते थे और उनसे पैसा वसूलते थे। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया। 2 अक्टूबर 2025 तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से तकरीबन 5 साल के भीतर इन लोगों ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जो है इस तरीके से भारत के लोगों से वसूले हैं, जो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स पे अच्छा जीवन साथी ढूंढने की तलाश में लगे हुए हैं। फिलहाल मुरादाबाद की उस शिक्षिका को 16 लाख रुपए रिपोर्ट लिखे जाने तक वापस मिल चुके हैं। बाकी पैसे जो है वो इस वजह से नहीं मिल पा रहे हैं और इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि ये व्यक्ति अपनी सारी कमाई को जो है वो नाइजीरिया भेजता था। नाइजीरिया में काफी अच्छी उसने कोठी बना रखी है, लग्जरी गाड़ी है, अच्छी लाइफस्टाइल वहां पे जीता है। तो अब ये पैसे वहां के बैंक अकाउंट में है। अब वहां से इन पैसों को भारत लाने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही और भी जो लोग थे जिनके साथ में इस तरीके का फर्जीवाड़ा किया गया था, उन लोगों को भी सूचित किया जा रहा है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है और देखना ये होगा कि किस तरीके से पुलिस जो है इस सारे मामले में फंसे हुए लोगों को उनका पैसा वापस दिलाती है। मेरे ये कहानी आप लोगों को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि कई बार हम लोग जो है एक बेहतर जीवन साथी की तलाश में या एक बेहतर जिंदगी की तलाश में कुछ ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं जो लोग कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बेहतर नहीं साबित हो पाते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी मजबूरी का फायदा उठा करके आपके साथ साइबर क्राइम करते हैं, आपके साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम किसी भी लोगों के ऊपर विश्वास करने से पहले, किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में, उस ट्रांजैक्शंस के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें और कहीं भी अगर इस तरीके से अगर ऐसा लगता है कि इसमें कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है या कोई साइबर क्राइम इसमें शामिल है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में या अपने नजदीक के साइबर क्राइम थाने में जरूर कांटेक्ट करें। हो सकता है कि आपके गाढ़ी कमाई, आपके मेहनत की कमाई को लूटने से बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप सभी लोगों को पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।